स्क्रीन पे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में देख रहे हैं कि हथौड़े लेकर कुछ लोग एक कार को नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावे एक दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, पीछे में व्हाइट हाउस है और सामने एक रेडियो जैसी कोई चीज है जिसे सब मिलकर हथौड़े से तोड़ रहे हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ना बहुत मायने करता है, क्योंकि ये घटना और अभी भारत के साथ जो हो रहा है वो घटना दोनों ही गजब के कनेक्शन रखते हैं। जानेंगे आखिरकार क्या हुआ था और क्यों मैं इस पुराने उदाहरण को लेकर आई हूँ, जहाँ एक तरफ भारत के आर्मी ने एक ऐसा पोस्ट किया है जो अमेरिका को एक जवाब की तरह है, तो वहीं दूसरी तरफ मार्को रूबियो ने फोन किया पाकिस्तान में। क्या ईरान की वजह से टेंशन में आ गया है अमेरिका, या यूक्रेन ने जो आरोप लगाया है पाकिस्तान के ऊपर उसकी वजह से टेंशन में आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी यूक्रेन ने ना एक आरोप लगाया, जेलेंस्की ने कुछ देशों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि ये वो देश हैं जो अपने लोगों को भेज रहे हैं जहां से भाड़े पे लोग पहुंच रहे हैं और यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसमें इन्होंने नाम लिया चाइना का, इसके अलावा इन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का, तजिकिस्तान का, कि ये लोग अपने भाड़े के सैनिकों को भेज रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं जो ठीक नहीं है। अब इसको लेकर पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा कि नहीं जी, हम तो तटस्थ देश हैं, हम न इस तरफ है न हम उस तरफ है, हम रूस और यूक्रेन दोनों से संबंध बनाए रखते हैं और ऐसे में हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और यूक्रेन ने कोई हमें सबूत भी नहीं दिया है। अब कहा जा रहा है कि जेलेंस्की के आरोप का मकसद क्या है? पहली बात तो ये, जेलेंस्की के दावों को रूस के खिलाफ माना जा रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का अभियान। अब कहा जा रहा है कि पश्चिमी देश धीरे धीरे पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तुम बताओ तुम किसकी तरफ हो। 22 पश्चिमी देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में रूस की निंदा करने का आग्रह किया था और उस समय पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था। पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं, हम ऐसे में हम साइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके ऊपर एक दबाव भी बन रहा है कि आप हमें बताइए। खैर, पाकिस्तान की तरफ से सीधे खारिज कर दिया गया इस मामले को। यूक्रेन के राष्ट्रपति के आरोपों को निराधार भी बता दिया गया। इसी बीच देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। अचानक से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कॉल जाता है पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार के पास। इसाक डार से ये क्या बातें करते हैं? अब फोन कॉल में जो बात हुई है वो बात और जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो बात, उन दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। जो आधिकारिक स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ बहुत अच्छा है, दोनों ही देश आपस में प्रगति की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पर्दे के पीछे शायद ईरान के राष्ट्रपति के आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के कथित तौर पर समर्थन की बातें कही गई उसके बारे में ये सवाल होगा। वैसे अभी जिस तरीके के हालात भारत और अमेरिका के बीच में हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती को बढ़ा रहा है अमेरिका। पर इसी बीच भारत के ईस्टर्न कमांड ने एक ट्वीट किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट को, जिसमें उन्होंने एक कटिंग शेयर करी है जिसमें ये बताया है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को अमेरिका ने $2 बिलियन के हथियार भेजे थे। अब क्या माहौल उसी तरीके से बदल रहा है? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो चल रहा है ये कूटनीति कहीं न कहीं फेल हो गई है और पाकिस्तान की कूटनीति जीत रही है। पाकिस्तान को यहाँ फायदा मिल रहा है। पहली बात तो ये, पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ हो सकता है भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहे हैं, इसके बाद अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देने की घोषणा कर सकता है। खैर, ये सारी बातें हो रही है कि कहीं भारत की डिप्लोमेसी फेल तो नहीं हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, जापान का नाम सुना है ना? ये वो देश है जो विश्व युद्ध में हार गया और हारने के बाद
अमेरिका के साथ इनकी ट्रीटी साइन हुई और इस ट्रीटी में अमेरिका ने इनके सैन्य शक्ति को पूरी तरीके से छीन लिया। जो आर्मी की फैक्ट्रियां थी, हथियार थे, वो सब बनने बंद हो गए। अब आर्मी के लिए कोई स्कोप नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तब जो लोग आर्मी थे वो निकल कर आने लगे। चूंकि ये लोग बड़े अच्छे होते हैं, इनके पास स्किल्स है, बहुत अच्छी क्षमता है, साथ ही साथ वक्त के बहुत पाबंद होते हैं, बड़े अनुशासन प्रिय होते हैं। इस वजह से कामयाबी भी इन्हें बड़ी तेजी से मिलती है। विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका को जापान से खतरा महसूस होने लगा था और अमेरिका ने क्या किया, सारे दोस्तों को मिलाकर आखिरकार जापान को कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद ये आगे के भविष्य को भी कंट्रोल करना चाहते थे और इन्होंने एक संधि करके उनकी सैन्य क्षमता को लगभग खत्म कर दिया। सैन्य क्षमता जब खत्म हो गई तो फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो सारे इंजीनियर, वो सारे टेक्नीशियन बाहर निकलने लगे। तब जापान ने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं और हम अब इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएंगे और ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो प्रोडक्ट दुनिया भर में धूम मचाएंगे। 1950 से, वैसे तो 1949 में ही कई सारे कानून लाना जापान ने शुरू कर दिया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय की स्थापना करी। एकदम कमर कस के अपने इकोनॉमी को ठीक करने के लिए ये आ गए और बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसा किया कि जापान के सामान का दाम भी कम हो। और शुरुआती दौर था 1950 से धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी। 1955 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दे दिया अमेरिका ने। अब इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक। अब क्या होने लगा, 1950 के दशक में जापान के टेक्सटाइल, स्टील ये अमेरिकी बाजार में घुसने लगे और 1970 तक ये हो गया कि जापान की ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग अमेरिकी बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी इन्होंने हासिल कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर में ये बेचने लगे। जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बहुत बढ़िया चलने लगी। अब 1980 की दशक में स्थिति ऐसी आ गई कि जापान ने अमेरिका को टक्कर देते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और फिर ये सेमीकंडक्टर के लिए बढ़ने लगे। तब अमेरिका को टेंशन होना शुरू हो गया और अमेरिका ने तब एक ऐतिहासिक व्यापार युद्ध छेड़ा। और ठीक ऐसे ही जैसे आज भारत को या चाइना को प्रेशराइज कर रहा है कि हम आप पर टैरिफ लगा देंगे, उन पर भी टैरिफ लगा दिया गया। जापानी कारों को उस समय इस तरीके से तहस नहस किया जाता था कांग्रेस के सामने, ताकि अमेरिकन जनता को ये कहा जाए कि आप जापान की चीज़ों को न खरीदिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1987 में रीगन ने जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, टीवी पर 100% टैरिफ लगाया और आखिरकार जापान की इकोनॉमी को पीछे धकेला। तो ये अमेरिका की आदत है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है कि कोई भी उसकी पोजीशन को छीने। चाइना के साथ इस वक्त ऐसा लगता है जैसे चाइना अमेरिका के कंट्रोल से काफी हद तक बाहर हो रहा है, लेकिन भारत को वो कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से ये सोचकर अमेरिका टैरिफ की बरसात कर रहा है और सच मानिए हो सकता है भारत के ऊपर 100% टैरिफ भी लग जाए। और इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि भारत के पास बहुत बड़ी आबादी है, भारत बहुत कुछ अपने देश के अंदर ही खपत कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।